हेलो जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हमने जो बायोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये तीसरा वीडियो है। मैंने आपको विलियम शेक्सपियर पे बायोग्राफी दे दी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसके बाद मैंने आपको वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में। ठीक, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही देखने वाले हैं जिस तरीके से जो है हमने और भी जो वीडियोस हैं उनको देखा है, जिस तरह से हमने और भी जो बायोग्राफीज़ हैं उनको कवर की हैं। तो आप लोगों ने उन बायोग्राफीज़ को बहुत प्यार दिया है। अभी तक मैंने जो भी बायोग्राफीज़ डाली हैं उनको आपने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार किया है। तो थैंक यू सो मच। इसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आगे और आपके लिए जल्दी जल्दी बायोग्राफीज़ वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कराऊँ। और रही बात पोइट्री की, तो पोइट्री में लगभग हम आधे पे पहुँच चुके हैं। आधा पोइट्री हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, पूरा का पूरा। आधा और बचा है, उसको कंप्लीट करते ही हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, यानी कि एलटी का कोर्स हमारा बहुत तेजी से खत्म होगा। ठीक है। और मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैं आपके पीजीटी से रिलेटेड, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो में दे दूंगी। अभी स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज ये लगेगा कि बहुत ही स्टार्टिंग में लॉन्ग हो गया। तो आइए देखिए, जॉन मिल्टन के बारे में अगर बात करें तो इनकी हम सबसे पहले अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे एंड इनकी एजुकेशन के बारे में देखेंगे। ये देखिए, जो जॉन मिल्टन हैं उनका जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1608, यानी कि 1608 को इन ब्रेड स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड में। कहाँ पे उनका, अब आप इसकी ट्रिक है, ब्रेड ब्रेड तो आप सभी खाते ही होंगे, तो बस यही समझ लेना है कि मिल्टन को ब्रेड बहुत पसंद थी, तो इससे आप एक जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक टाइप से आपको इसी तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर करके पढ़ना है। तो आपको क्या याद रखना है कि 9 दिसंबर 1608 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। आगे देखिए, अगर बात करें इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम है जॉन मिल्टन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 4 राइटर स्पेशली जो टीजीटी के प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन चारों के फादर का नाम जॉन ही है। तो यहाँ पर इनके भी फादर का नाम जॉन मिल्टन है। एंड स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि वो क्या थे, एक लीगल डॉक्यूमेंट राइटर थे एंड म्यूजिशियन, कंपोजर ऑफ म्यूजिक थे, म्यूजिक कंपोज किया करते थे। फिलहाल हमको इनके फादर की लाइफ के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, स्पेशली एलटी के पर्सपेक्टिव से इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि टीजीटी में हो जाता है। हमें यहाँ पर बस कुछ चीज़ें देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल्टन से रिलेटेड। और अगर बात करें, जैसे कि इनके मदर फादर का नाम जानना ज़रूरी है। जैसे कि इनकी मदर का नाम क्या है, सारा जेफरी। ये एक वेल्दी फैमिली से थी। ठीक, आगे आइए, अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो ये बहुत अच्छे से इनकी एजुकेशन हुई थी और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी था पढ़ाई में। और आगे भी वो बताएंगे कि हार्डली ही कभी भी वो आधी रात से पहले ही सोया करते थे। इट मीन्स उनका रूटीन ही यही था कि 12+ उन्होंने स्टडी में या स्टडी से रिलेटेड कामों में अपने आप को लगाए रखा है पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। इस वजह से ही आपको पता चलेगा आगे उनको चल के उनकी आईसाइट भी खो गई थी, उनको ग्लूकोमा हो गया था। तो हालांकि उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वही कहते नहीं है कि जिससे सफलता मिलनी होती है, जो मेहनती आदमी होता है उसके लिए जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो कभी भी उसे रोक नहीं सकते हैं। वो बाधाएं आती हैं, उसके लाइफ में रोड़े आते हैं, वो उसे और स्ट्रांग बना जाते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति के अंदर जज्बा होता है कि कभी ना रुकने वाला। बस अगर आपके अंदर अगर कभी ना रुकने वाला जज्बा है तो आप किसी भी परिस्थिति को चीड़ फाड़ कर बाहर निकल जाओगे, और जब निकलोगे ना तो बिल्कुल निखर कर निकलोगे। तो यही क्वालिटी आप अपने अंदर भी लाइए। आइए देखिए, मिल्टन वो मतलब ये तो मैंने बताया है कि बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन थी, स्पेशली उनको बहुत सारी लैंग्वेज का जो है वो नॉलेज था। जैसे कि लैटिन है, ग्रीक है, हैब्रू है एंड क्लासिकल लिटरेचर है। बहुत छोटी एज से ही वो इन सारी चीज़ों के बारे में जानते थे, स्टडी की थी उन्होंने, पढ़ा था, उनका इंटरेस्ट था। एंड अगर बात करें तो उन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में अपनी जो एजुकेशन है वो ली थी। ठीक, तो सेंट पॉल्स स्कूल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद वो अपना जो है क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से 1625 में उन्होंने अपनी डिग्री ली। फिर बीए की डिग्री उन्होंने ली है, ठीक, 1629 में। एंड एमए उन्होंने अपना 1632 में कंप्लीट किया है। तो कभी कभी इनकी ग्रेजुएशन वगैरह की डेट जो है वो पूछती जाती है, तो आप ध्यान रखोगे। ये बहुत ही जिसे आप कह सकते हो कि बहुत डेप्थ भी नहीं और बहुत सरफेस भी नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो इसको आप थोड़ा सा उनके एजुकेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उनका एक स्पेसिफिक फील्ड रहा है। ठीक, इस वजह से। तो आगे देखिए
initially trained for clergy but turned away from church due to growing Puritan belief। अब देखिए वो स्टार्टिंग में तो क्लैरिजी के लिए ट्रेंड हो रहे थे, उधर की तरफ इनका इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गए, चर्च से दूर होने लगे थे क्योंकि इनका प्यूरिटन्स की तरफ जो है बिलीफ क्या है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था। ठीक है आगे देखिए, ये एक फन फैक्ट है, हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसके निक नेम से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि निक नेम है द लेडी ऑफ क्राइस्ट, किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो द लेडी ऑफ क्राइस्ट किसे बोला जाता है, मिल्टन को बोला जाता है। ठीक है, while at Cambridge because of his good looks and long hair। उनका जो फेस है वो कहा जाता है कि ओवल शेप में था, एंड उनके हेयर काफी लॉन्ग थे, जिसकी वजह से देखने से ऐसा लगता था जैसे वो कोई गर्ल हो, कोई लेडी हो, तो इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट बुलाया जाता था। तो मेनली हमें ये समझना है कि हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसे लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है, तो जॉन मिल्टन को बोला जाता है। हाँ एक चीज और बता दूं, ये मैं इन्फॉर्म करना आपको भूल गई स्टार्टिंग में कि आपको मैं यहाँ पर मैंने बायोग्राफी से स्टार्ट किया है इस वीडियो को। तो बायोग्राफी कंप्लीट कराने के बाद जो मिल्टन की एज है, प्यूरिटन एज जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो उस एज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। मैंने सोचा ताकि आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देती रहूं, ताकि मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके मेंस में या कहीं भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, उनके एज की क्वालिटीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, या कोई भी और चीज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कुछ पूछा जा सकता है, तो वो चीजें आप कहाँ से कर पाओगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं वीडियो के लास्ट में वो चीजें भी आपके लिए इंक्लूड करा दूंगी। स्टार्टिंग में मैंने उन चीजों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें खाली बायोग्राफी ही पढ़नी है, तो इसीलिए मैंने पहले बायोग्राफी रख दी है ताकि आप बायोग्राफी पढ़ लो, जिसे आगे वो चीजें देखनी है वो कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज वो स्किप कर सकता है। वैसे वो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूजीसी दे रहे हो, चाहे कोई भी आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, हर पर्सपेक्टिव से, एलटी के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे आपकी विश, आप देखो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। ठीक, अब बात करते हैं इनके रिटायरमेंट एंड अर्ली वर्क्स के बारे में। 1630 से लेकर 1638 तक के टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए बात करें अगर कि आफ्टर यूनिवर्सिटी मिल्टन विथड्रॉ फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड लिव्ड एट हिज फैमिलीज कोर्ट होम हॉर्टन। ठीक, वो कहाँ पर रहने चले गए थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग और ऐसा कुछ पब्लिक लाइफ से थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को अलग किया था अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड के बाद में। उसके बाद बंकिम सार में और वो हॉर्टन में चले गए थे। ठीक, और वहाँ पर रहकर इन्होंने क्या किया था, अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया था अपनी स्टडी और अपनी पोइट्री के लिए, यानी कि पूरी तरह से वो फोकस्ड थे अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति वो फोकस थे। इसलिए थोड़ा सा पब्लिक लाइफ से उन्होंने क्या है एक डिस्टेंसिंग बना ली थी, एक डिस्टेंसिंग क्रिएट कर ली थी। उसके बाद फिर वो हॉर्टन में शिफ्ट हो गए थे। एंड हाँ, इनका हॉर्टन पीरियड भी पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मिल्टन का हॉर्टन पीरियड क्या है, कौन सा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। एंड इसके बाद आते हैं हम इनके कुछ अर्ली पोम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इनका फर्स्ट जो है वो है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में। ठीक है, तो 1629 में आपको इनका ये पहला वर्क मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि मिल्टन का पहला वर्क कौन सा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से तो बहुत ही फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मल्टीपल टाइम्स ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से पहले तो आपसे पूछ लेगा कि सिस्टर पोम्स किसे बोलते हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं क्योंकि ये दोनों साथ में पब्लिश हुई थी। साथ में इन द सेंस मतलब एक तरह से आप कहिए कि सिमिलर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे इसमें जो है एल एलिग्रो में हैप्पी मैन के बारे में बात हुई है, एंड एल पेंसरोसो में आपके पेंसिव या जो थोड़ा सैड पर्सन है उसके बारे में बात की गई है। तो इस तरह से आपको दिखाया गया है कंट्रास्टिंग मूड ऑफ जॉय एंड कॉन्टेम्पलेशन, वही चीज़ है यहाँ पर कंट्रास्ट है, एक में जो है खुशी की बात की गई है और दूसरे में दुख की बात की गई है। तो इसका आप ईयर रखोगे 1631 एंड 1632। एल पेंसरोसो आपका 1632 में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन का मास्क कौन सा है, मास्क का नाम बताइए, तो उस मास्क का नाम है कॉमर्स 1634। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखोगे जो कि है अबाउट वर्च्यू एंड टेम्पटेशन, वर्च्यू एंड टेम्पटेशन के बारे में ये एक मास्क है जिसको आप ध्यान रखोगे।
ये सब इनके अर्ली वर्क्स में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिसिडस की। तो लिसिडस इनकी एक पास्टोरल एलिजी है। तो आपसे ऐसे 4 ऑप्शन दे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो पास्टोरल एलिजी है या फिर कौन सा मिल्टन का एलिजी है, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर आपको इसका नाम दे करके पूछ लेगा और पूछेगा कि ये किसको डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड इन द सेंस किसके ऊपर जो ये एलिजी है वो लिखी गई है, किसको मॉर्न करते हुए। तो इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ को मॉर्न करते हुए ये एलिजी लिखी है, वो दुख यहाँ पर प्रकट किया है। तो ये क्या है, ये एक पास्टोरल एलिजी है। और आपको पता होगा ही, नहीं पता है तो जब हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम पोइट्री के सारे फॉर्म्स, ड्रामा के सारे फॉर्म्स एंड सब कुछ जो है वो डिटेल से प्रोज के सारे फॉर्म्स कवर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मैंने इस चैनल पे जो भी आपको प्रॉमिस किया है वो आपको 100% चीज़ें मिलने वाली हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि ये हो जाए कि किसी किसी दिन वीडियोज़ ना पढ़ पाएँ। ऐसा तो जनरली मैं कोशिश करती हूँ, होता नहीं है, लेकिन कभी हेल्थ इशू हो गया तो कुछ हो गया, एक आध दिन जैसे बीच में गैप हो गया था, तो वो चीज़ अलग है कि किसी दिन मैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं पीपीटी नहीं बना पाई, क्योंकि 1 मैन आर्मी है मेरी, तो मतलब मुझे ही सारा काम करना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो इस वजह से है। बाकी मिलेंगे आपको सारी चीज़ें 100% इस चैनल पे। तो ये फेथ अगर आपको है तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से सारा बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। अगर इनके ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल इन यूरोप देखते हैं 1638 एंड 1639 का जो टाइम पीरियड है इसमें। आइए, तो क्या है, मिल्टन का जो टूर है फ्रांस एंड इटली मीटिंग लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडिंग गैलीलियो इन फ्लोरेंस, यानी कि इस समय जब अपने टूर पर थे वो फ्रांस और इटली गए हुए थे, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से, बहुत सारे बुद्धिमान, बहुत सारे अच्छे अचीवर्स, बहुत सारे लोगों से इन्होंने क्या की थी, मीटिंग किए थे, मिले थे, जिसमें से एक है गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो से मुलाकात की थी इन्होंने फ्लोरेंस में। उसके बाद रिटर्निंग टू इंग्लैंड अर्ली ड्यू टू रेसेंट पॉलिटिशियन टेंशन दैट वुड सून लीड टू सिविल वॉर, यानी कि इन्हें क्या हुआ, वापस आना पड़ा इंग्लैंड से, मतलब ये यहाँ से इन्हें इंग्लैंड वापस, मतलब ये आप समझो कि ये जब गए हुए थे तो एक मतलब एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गया था, और बाद में चल के जिसने कि सिविल वार का रूप ले लिया। इस कारण से क्या है, इनको अपने चोर से, जो यूरोप का इनका चोर था, वहां से क्या हो गया, इंग्लैंड वापस आना पड़ गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, जो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड इनके प्रोज वर्क के बारे में, जो कि 1640 टू 1660 का टाइम पीरियड है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। यू हैव टू स्टार मार्क हियर, एंड इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके काफी इंपॉर्टेंट वर्क आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो इनका एल एलिग्रो, इल पेंसुरोसो एंड कॉमर्स, ये सब जो है देखने के लिए मिलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़े बैकग्राउंड को देखें, तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जो कि आपको 1642 टू 1651 के टाइम पीरियड में मिला था, इसमें क्या किया था, मिल्टन ने जो है सपोर्टेड द पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि इन्होंने राउंड हेड्स को, यानी पार्लियामेंटेरियंस को क्या किया था, सपोर्ट किया था अगेंस्ट द रॉयलिस्ट एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट, यानी कि किंग चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट में जाकर इन्होंने किसे सपोर्ट किया था, पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट किया था। यानी कि ये जो है वो किंग चार्ल्स के सपोर्टर नहीं थे, किंग चार्ल्स के अगेंस्ट में थे, एंड ये किसके सपोर्टर थे, पार्लियामेंटेरियन के सपोर्टर्स थे। आगे देखने के लिए इन्हें मिलेगा कि जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को आप देखोगे कि बिहेडेड कर दिया गया था पब्लिकली, तो इन्होंने उस चीज़ का सपोर्ट भी किया था, और इसके कारण से बाद में जब मोनार्की रीस्टोर होती है ना, तो इन्हें फिर से क्या है, कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। आगे देखिए इनके पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोज वर्क के बारे में देख लेते हैं। तो मिल्टन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलेमिसिस्ट ऑफ हिज टाइम। अब अगर बात करें इनके कुछ की राइटिंग्स की, तो जैसे एरियोपैगेटिका है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ से एग्जाम में स्पेशली टीजीटी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिल्टन का कौन सा वर्क है जहां पर आपको फ्रीडम ऑफ, कौन सा वर्क मिल्टन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस के बारे में बात करता है, तो वो है एरियोपैगेटिका। कई बार एरियोपैगेटिका को देकर उसका ईयर पूछ लेता है 1644। तो आप इन सारी चीज़ों को, मतलब ये जो आपको पीपीटीज में चीज़ें मिल रही है ना, ये बहुत 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 क्रूशियल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, इनको लर्न कीजिए, एंड नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। किसी दिन मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके, मतलब शॉर्ट्स में भी आपको नोट्स बनाने का अलग से तरीका बना दूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर वीडियो को देखे, है ना। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, उसको भी बनाने का एक स्मार्ट वे है। नोट्स तो सभी बनाते हैं, ऑलमोस्ट सभी बनाते हैं, लेकिन हाँ, हर किसी के नोट्स इस एबल नहीं होते कि वो लास्ट में उसको रिवाइज कर सके या उसका बेनिफिट पूरा 100% उठा सके। तो उसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, जिसको मैं किसी दिन जरूर ट्रीट करूंगी, आपको बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन आप मुझे कॉमेंट करिएगा, तो अगर आपको नीड होगी तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। तो आगे देखिए,
ऑफ एजुकेशन है इनका, ये भी 1644 में है। एंड अ ट्रीटी ऑन रिफॉर्मेशन द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने क्या की है, बात की है 1644। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछा जाता है कि रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में किस वर्क में बात की गई है, किस वर्क में बात की है मिल्टन ने, तो वो है इनका ऑफ एजुकेशन 1644। उसके बाद ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें इन्होंने क्या किया है, क्या बोलते हैं कि जस्टिफाई क्या है, ये जो एक्सकर्जन हुआ था किंग चार्ल्स फर्स्ट का, किंग चार्ल्स फर्स्ट को जो भी हेडेड कर दिया गया था, इसको इन्होंने क्या किया था, इसको इन्होंने जस्टिफाई किया था। इन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है, तो उसके लिए इन्होंने एक वर्क लिखा था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649। क्या था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप इनको लर्न करने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है इकोनोलास्ट। ठीक, इकोनोलास्ट जो है ये एक्चुअली इनका एक जिसे बोलते हैं कि आप समझ लो कि आंसरेबल आप वर्क समझ सकते हो, जैसे कि आया था, देखिए यहाँ पे रिब्यूटल ऑफ रॉयलिस्ट इकोनो बैसिली लाइक, ये जो वर्क है ना इकोनो बैसिलाइक, इस वर्क के अगेंस्ट में इन्होंने इस वर्क को लिखा था, इकोनोलास्ट। ठीक, ये जो इनका इकोनोलास्ट है, ये इसमें जो इनका वर्क है, इससे पहले जो ये वर्क आया है ना इकोनो बैसिलिस, इसमें जो है काफी ज्यादा जो है किंग चार्ल्स के बारे में प्रेज किया गया था, उसको बहुत जस्टिफाई दिखाया गया था, बहुत ऐसा दिखाया गया था कि नहीं वो बहुत अच्छा है, और भी बहुत चीजें इसमें थी, तो उसका अपोज करते हुए इन्होंने ये लिखा था, इकोनोक्लास्ट लिखा था, और इसमें इन्होंने उसकी जो इमेज है बताया था कि वो किस तरह से बुरा इंसान है, और इन्होंने सपोर्ट भी किया था उन चीजों को। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसको इन्होंने इकोनो बैसिली के रिस्पॉन्स में इसके अगेंस्ट में लिखा है, तो आप इसका नाम दोगे। एंड आपसे जो है ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि ये जो है ये क्या बोलते हैं कौन सा वर्क है जिसमें किंग चार्ल्स का जो क्रूसिफिकेशन हुआ, सॉरी क्रूसिफिकेशन ही जो उनका एक्सकर्जन हुआ था उसके सपोर्ट में इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है, किसमें जस्टिफाई किया है, तो वो आपका द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो, ये है आपका 1651 में, ये एक लैटिन डिफेंस है टू द कॉमनवेल्थ इन रिप्लाई ऑफ रॉयल क्लॉडियस सैल्मेसियू। क्लॉडियस सैल्मेसियस के रिप्लाई में इन्होंने ये जो लैटिन डिफेंस है, ठीक, ये लैटिन डिफेंस ऑफ कॉमनवेल्थ, ये जो वर्क इन्होंने ये जो लिखा था, इसका नाम आप याद रखोगे कि किस वजह से लिखा था, तो ये है आपका डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। स्पेशली आपको, चलो इसके डेप्थ में नहीं जाना, यहाँ से इससे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ अगर आएगा तो इसके नाम से आ सकता है कि ये वर्क किसका है। ठीक, तो ये वर्क मिल्टन का है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। ठीक, आगे आइए, देखिए वो उधर जितने भी वर्क मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखेगा। और इस टाइम पीरियड में इनका जो वर्क और भी आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि इनका आपको पैराडाइज लॉस्ट या फिर और भी जो वर्क मिलते हैं उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट रोल की अगर बात करें तो 1649 टू 1660 में मिल्टन सर्व एज अ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स अंडर द कॉमनवेल्थ, यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। अब ये जो है जब चार्ल्स फर्स्ट का जो है, ये जो चार्ल्स फर्स्ट है इसका जब एक्सकर्जन हो गया था, ठीक, इसको भी हेडेड कर दिया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आपके ओलिवर क्रॉमवेल आए थे और इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल का सपोर्ट किया था, और इसकी ये क्या हो गए थे, ओलिवर क्रॉमवेल के क्या हो गए थे, फॉरेन टंग के जो है सेक्रेटरी बन गए थे, जो है फॉरेन फील्ड के, तो ये जो है सपोर्ट किया था इन्होंने इनको, और इसी वजह से इनको लास्ट में जब फिर से आगे आप देखोगे मोनार्की रिस्टोर होती है, यानी कि जब ये जाते हैं फिर से चार्ल्स सेकंड आता है इनका बेटा, तो वो क्या करता है जब मोनार्की रिस्टोर होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओलिवर क्रॉमवेल तो ठीक है, लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल का जो बेटा था वो जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाया है और लूज करता है, जिसकी वजह से फिर डिमांड हुई थी मोनार्की की, तो फिर से मोनार्की रिस्टोर हुई थी। ठीक, तो वो चीज़ आपको अभी जो है जब हम पॉलिटिकली पूरा देखेंगे अच्छे से तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए हिज ड्यूटीज इंक्लूडेड राइटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफन इन लैटिन, यानी कि लैटिन में वो जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें लिखा करते थे। इसकी वजह से इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्कलोड था, काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था, एंड वो ब्लाइंड भी हो गए थे। आप देखो 1652 में वो क्या हो गए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिल्टन बिकेम टू लूज हिज साइट एंड कंप्लीटली ब्लाइंड बाय 1652 में वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काम किया था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम करना छोड़ दिया था। इन्होंने क्या क्या है काम को अपने आगे रखा, इन्होंने एक सेक्रेटरी रखा था, उसके माध्यम से क्या काम जो है अपना करते रहते और बहुत ही हार्डवर्क इन्होंने अपनी लाइफ में किया है। ठीक, आगे बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो इनके पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है इनकी जो फर्स्ट वाइफ है, सॉरी आप पढ़ो तो पानी पी लेते हैं।
चलिए इनकी पर्सनल लाइफ में अगर हम चलते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है एक्चुअली कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो मतलब कि आप देखो इन्होंने 3 शादियां की थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो शादी है वो उन्होंने मैरी पॉवेल से की थी 1642 में, ठीक 1642 में इन्होंने शादी की थी, लेकिन शी लेफ्ट हिम, वो कुछ टाइम के बाद ही इन्हें क्या है छोड़कर चली गई थी आफ्टर मैरिज, बट रिटर्न्ड लेटर, बाद में वापस आई थी एंड दे हैड 4 चिल्ड्रन। इन दोनों से क्या है 4 बच्चे थे, यानी कि मैरी पॉवेल एंड मिल्टन से इनके कितने बच्चे थे 4 बच्चे थे। उसके बाद क्या है 1652 में क्या होती है इनकी डेथ हो जाती है। 1652 में इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, यानी कि 10 साल ये दोनों साथ में रहे थे। 1642 से लेकर के 1652 तक क्या हुआ था, ये अपनी पहली वाइफ के साथ थे। उसके बाद जो है ये 4 साल के बाद यानी 4वें साल के इन्होंने क्या की थी अपनी दूसरी शादी कर ली थी कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, और कैथरीन वुडकॉक की डेथ भी क्या हुई थी 2 साल के बाद हो गई थी, यानी कि 1658 में जो है क्या हो गई थी, एक बच्चे को जन्म देते समय जो है उनकी डेथ हो गई थी। और वो कौन थी, वो बेबी गर्ल थी, ठीक, जिसे जन्म देते समय कैथरीन वुडकॉक की डेथ हुई थी। तो ये भी जो है मतलब इनकी भी डेथ हो गई थी, यानी कि 2 साल ही अपनी सेकंड वाइफ के साथ रहे थे। उसके बाद बात करें तो इनकी जो थर्ड वाइफ थी एलिजाबेथ म्यूनसेल, जिससे इन्होंने 1663 में शादी की थी एंड शी वॉज 31 ईयर यंगर एंड आउटलिव्ड मिल्टन, यानी कि ये 31 साल छोटी थी, कितने 31 ईयर क्या है छोटी थी इनसे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी सेकंड वाइफ की डेथ कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी किस वाइफ को लेकर, स्पेशली फर्स्ट वाइफ को लेकर इन्होंने क्या है डाइवोर्स ट्रैक्ट भी लिखा था। तो ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी ना मैरी पॉवेल, इससे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और इनकी जो मैरिज थी वो अनहैप्पी मैरिज थी, और इसकी वजह से इन्होंने पैम्फलेट भी लिखा था एंड डाइवोर्स ट्रैक्ट भी लिखा था, जिसमें आपको 4 मिलता है। एक है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुकर है, फिर टेट्राकोड्रॉन है एंड कोलेस्टेरॉन है। ये 4 जो है वो क्या है डाइवोर्स ट्रैक है, और जिसकी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया था, मिल्टन का निकनेम रख दिया गया था मिल्टन द डाइवोर्सर। क्या नाम रख दिया गया था, मिल्टन द डाइवोर्सर। आप ध्यान रखेंगे कि 2 मतलब कि निकनेम थे इनका, एक तो द लेडी ऑफ क्राइस्ट था, ठीक है, दूसरा जो निकनेम था उनका मिल्टन द डाइवोर्सर था, क्योंकि ये अपनी पहली लाइफ से जो है थोड़ा सा जिसे बोलते हैं वो क्या थे, वो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे, और इस वजह से इन्होंने क्या किया था, उस समय इतना ज़्यादा आम नहीं थी ये सारी चीज़ें, उस समय इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं इन सारी चीज़ों के लिए मतलब वो बहुत हवा हुआ करती थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखा था, सपोर्टर थे इन चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए इन्हें क्या है मिल्टन द डाइवोर्सर क्या है किया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक, मिल्टन को। उसके बाद आप देखो आगे आओ, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि 1649 में अगर हम चलते हैं तो 1649 में एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी। वो हुआ था क्या कि इनके जो फादर हैं वो उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई, इनके फादर डेड हो गए थे 1647 में। 1647 में क्या हुआ था, इनके फादर की डेथ हो गई थी, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कम्प्लीटली ब्लाइंड कब हुए थे, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड कब हुए थे, तो 1652 में हुए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि मिल्टन लॉस्ट हिज साइट, 2 wives and several children by the year 1650s, यानी 1650 के होते होते आप सोचो एक बंदा जिसकी लाइफ पूरी ट्रेजेडी से भरी हुई है, कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी इनकी लाइफ में थी। पहले पहली वाइफ इनकी डेथ हो गई, फिर दूसरी वाइफ की डेथ हो गई, फिर कुछ बच्चों की भी डेथ हो गई थी, और उसके बाद क्या है इन्होंने अपनी लाइफ में खुद अपनी आई साइट खो दी थी, आंखों की रोशनी चली गई थी 1650 होते होते तक, यानी इनके अंधे होने से पहले तक इतनी ट्रेजेडी इनके साथ हो गई थी। और फिर 1652 में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, इनकी आंखों की रोशनी ना धीरे धीरे गई थी, ऑल ऑफ अ सडन नहीं गई थी, धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम होना स्टार्ट हुई, ग्लूकोमा इन्हें था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मतलब कि 1652 में कंप्लीटली ये ब्लाइंड हो गए थे, और 1647 में इनके फादर की डेथ हुई थी। तो मतलब आप देखोगे कि इनका जो पूरा ओवरऑल आपको पीरियड मिलता है वो ट्रेजेडी भरा ही मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी थी। और ये एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थे, आपने देखा था अभी ना 1637 में इनका एक वर्क देखा था, वो क्या था आपका 1637 में इन्होंने लिखा था लिसिडास, क्या लिखा था, लिसिडास लिखा था। और वो भी इन्होंने एक पास्टोरल एलिजी थी, वो भी इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी मैंने पीछे आपको बताया है, तो इसको भी आप स्टार मार्क करके लिख लेना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी, एंड सेम ईयर में अगर बात करें 1637 में ना, तो आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल हो जाती हैं आपके एलटी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी अब बता रही हूँ तो बता देती हूँ। जैसे कि ये क्या है 1667 में क्या हुआ था, इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी, इनकी मदर भी डाइड हो गई थी। आप सोचो इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा रुका नहीं है। उसके बाद भी इस बंदे को जो अचीव करना था वो अचीव किया है इन्होंने। अगर शेक्सपियर के बाद किसी
किसी बड़े राइटर का नाम आपको देखने के लिए मिलता है तो वो है क्या, आपके जो है जॉन मिल्टन है, वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी लाइफ में हुई थी, स्टिल उन्होंने अपने आप को रखा और काम किया। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की, जो कि इनकी ब्लाइंडनेस के बाद आता है, ठीक, इनकी ब्लाइंडनेस के बाद आता है और कम्प्लीटली इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। वैसे इनको पहले भी जो है इनके वर्क्स को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था, लेकिन ये जो वर्क है उनके लिए तो बिल्कुल बहुत ही मतलब बेहतरीन वर्क करता है। अगर इस समय बात करें पॉलिटिकल चेंजेस की, तो 1660 में क्या होता है, जो रेस्टोरेशन है ऑफ चार्ल्स सेकंड, यानी कि चार्ल्स सेकंड आ जाता है और यहाँ पर बैक टू द मोनार्की यानी कि चार्ल्स सेकंड आ जाता है। मिल्टन एज फॉर्मर सपोर्टर ऑफ रेजिसाइड, यानी कि जो मिल्टन है वो क्या रहे हैं, फॉर्मर सपोर्टर रहे हैं किसके, रेजिसाइड के। रेजिसाइड मीन्स होता है आपका राज हत्या, यानी राजा की हत्या। जब राजा, ये जो राजा है इसकी हत्या के आप सपोर्टर रहते हो या राजा की हत्या को आप क्या बोलते हो, रेजिसाइड बोलते हो। इसी तरह से ये जो साइट वर्ड है ना, CID, ये जो साइट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, हत्या होता है। ये आपका रूट वर्ड है एंड आपको मैं साइट से भी रिलेटेड रूट वर्ड्स कराने वाली हूँ। मैं आपको वोकैब करा रही थी तो उसमें मैंने आपको एक लॉजी रूट वर्ड कंप्लीट कराया था, उसके बाद मुझे और भी कराने हैं, लेकिन वही है टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी हो जाती हैं अकेले, तो उसकी वजह से मैं PPT नहीं बना पा रही हूँ। जैसे ही मैं PPT बनाती हूँ मैं आपकी वोकैब वाली सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँगी, मैं उसको ब्रेक नहीं करूँगी, सब कुछ होगा, इसीलिए मैं थोड़ी तो चीज़ें लेकर चल रही हूँ, लेकिन उसको कंप्लीट करा दूंगी। अभी मैंने देखिए आपको बायोग्राफी स्टार्ट की है, पोइट्री में आपको कंप्लीट करा रही हूँ एंड आपका वोकैब कंप्लीट करा रही हूँ, और क्या कंप्लीट करा रही हूँ इसमें क्या लेकर चल रही हूँ मैं, यही 3 तो, हाँ एक और है आपका लिटरेरी टर्म्स है। तो 4 चीज़ें मैं लेकर चल रही हूँ। अब जब मैं इन चारों चीज़ों को कंप्लीट करा लूंगी या इनमें से कोई एक कंप्लीट करा लूंगी, तब मैं किसी और चीज़ को उठाऊंगी, ठीक है। ताकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिन चीज़ों को उठाऊँ उनको मैं कंप्लीट कराती चलूँ, ताकि जो बच्चा जिस चीज़ को देखना चाह रहा है वो चीज़ उसको यहाँ पर पूरी मिल सके। जैसे कि अगर मैं बायोग्राफी करा रही हूँ तो पूरे 70 राइटर्स की आपकी मैं बायोग्राफी कंप्लीट करा दूँ, या फिर मैं आपको पोइट्री करा रही हूँ तो लगभग मुझे लगता है 11 या 12 मैंने राइटर्स आपके कवर कर दिए हैं। आई थिंक मैंने ब्रेक डाला है, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आपको पढ़ाना है, तो इतना मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके मैं चीज़ें इनको कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो किसी चीज़ में हाथ लगाऊंगी। तो यहाँ पर आपको वोकैब वाले पार्ट में मैं जो है साइट वर्ड भी पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर आपको रूट वर्ड पता है, सपोज दैट आपको अगर साइट वर्ड का मीनिंग पता है कि इसका मतलब होता है हत्या, तो आप जो है वो समझ सकते हैं, आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड आ गया, मान लो आपको इसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं पता है, तो आप उसको क्या है रूट वर्ड के थ्रू टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, यानी कि मिल्टन ने पहले क्या किया था, ये जो राज हत्या हुई थी, राजा की जो हत्या हुई थी, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को जो बिहेडेड किया था, उसके ये सपोर्टर रहे हैं। और जो चीज वेंट इनटू हाइडिंग एंड वाज ब्रीफली इम्प्रिजन्ड बट लेटर पार्डन्ड, यानी कि क्या है, इन्होंने सपोर्ट किया था चार्ल्स फर्स्ट के एक्स कजन को, और जब चार्ल्स सेकंड उनका बेटा आता है फिर से मोनार्की में, फिर से रिस्टोर होता है, तो क्या होता है भैया, अब आप किसी की पिता की हत्या का सपोर्ट करोगे, वो भी खुलेआम सपोर्ट करोगे, उसके पीछे वर्क लिखोगे और खुले तरीके से सपोर्ट करोगे, तो क्या है आपको फिर जब वो इंसान उसका बेटा मोनार्की में आएगा तो डेफिनेटली आपको सजा तो मिलने ही वाली है। तो इनको भी सजा मिली थी, ये क्या हुए थे, जेल चले गए थे, लेकिन हालांकि इन्हें कुछ टाइम के बाद क्या है माफी दे दी गई थी, पार्डन दे दिया गया था। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 1660 में क्या होता है, मोनार्की रिस्टोर हो जाती है। अब देखिए रिटन व्हाइल ब्लाइंड, यानी कि जब वो अंधे हुए थे उस दौरान उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। तो अंधा होने के बाद उन्होंने मतलब अंधा इन द सेंस उनके आईसाइट जाने के बाद उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, जो कि इनका बहुत ग्रेट एपिक है, ठीक, नेम फेम सब कुछ यहीं से है। और अगर बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 में आपको देखने के लिए मिलती है, एंड अगर उसका रिवाइज्ड वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है तो वो है 1674 में। कब मिलता है, 1674 में जो है वो मिलता है देखने के लिए। और एक चीज़ और बात करें, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है इसके जो पब्लिशर है वो कौन है, इसका कौन है, इसका पब्लिकेशन जो राइट है वो किसके पास था, यानी इसका पब्लिशर कौन है। तो आप ध्यान रखोगे, इसके पब्लिशर का नाम आप नोट कर लो, सैमुअल, ठीक है, सिमंस, ठीक है, ये कई बार चलता नहीं है सही से, ठीक, पेंटर। तो सैमुअल सिमंस जो है वो कौन रहे हैं, वो पब्लिशर रहे हैं किसके, पैराडाइज लॉस्ट के, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है, ये एक एपिक पोम है और जिसमें आपको एडम एंड ईव की जो है वो स्टोरी मिलती है। और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में जब हम पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत डिटेल से देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले तो आपको इन दोनों डेट को याद रखनी है कि कब जो है
है इसका फर्स्ट वर्जन और रिवाइज्ड वर्जन कब आया था वो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये कितनी बुक्स में है, तो ये 12 बुक्स में है। हालांकि इससे पहले ये 12 बुक्स में नहीं थी, बाद में है इसको 12 बुक्स में किया गया है। तो 2 बुक्स को मतलब क्या किया गया था स्प्लिट किया गया था। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपको जो है वो टेल्स द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। यहाँ पर फॉल ऑफ मैन की जो है वो बाइब्लिकल स्टोरी मिलती है, यानी सैटन्स रिबिलियन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद एडम एंड ईव्स टेम्पटेशन देखने के लिए मिलता है, एंड देयर एक्सप्लोजन फ्रॉम ईडन, यानी कि जो है ईडन गार्डन से जो है इनको निकाल दिया गया था, तो वो चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर बात करें पैराडाइज लॉस्ट की थीम की बात करें, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्री विल, यानी मनुष्य को कैसे ईश्वर ने फ्री विल दी है। ईश्वर आपको सब कुछ, आपका अच्छा बुरा सब कुछ आपके सामने दिखा देता है, आपकी नजरों के सामने आ जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप चीजें गलत करते हो तो उसमें पूरा का पूरा आपका फॉल्ट है। ईश्वर उसके लिए कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं जिम्मेदार है? क्योंकि ईश्वर ने आपको ह्यूमंस को क्या है, फ्री विल दी है, आपको सोचने समझने की क्षमता दी है। सपोज दैट आपका ये एग्जाम है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई की बात और कर ली, तो थोड़ा तो बनता है और एक्स्ट्रा बात करना, तो थोड़ा सा बस कुछ मिनट बात करेंगे। जैसे कि क्या है, ये फ्री विल से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। इससे आपको फ्री विल है, अब आपका एग्जाम है, सामने आपका एलटी पड़ा हुआ है, ठीक, इधर आपका टीजीटी पड़ा हुआ है, और जो बच्चे बीपीएससी भरे हैं उनका बीपीएससी पड़ा हुआ है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है। अभी कुछ बच्चों ने DSSB का एग्जाम दिया होगा, तो बहुत सारे एग्जाम है। अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता है। आपको पता है कि आप अगर एग्जाम में पढ़ते हो अच्छे से, आप मेहनत करते हो, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसकी एक्सीलेंस के लिए पढ़ो। हर चीज बिल्कुल डेप्थ में अच्छे से समझ कर पढ़ो, बिल्कुल एकदम माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। चीजों को रटो मत केवल कि हाँ ईयर पढ़ लिया या जो वर्क है उसको पढ़ लिया, उनको जो है रटो मत, क्योंकि अगर आप उसको बार बार अगर रटते हो तो चीजें क्या है वो आपको दिक्कत करेंगी। क्योंकि आपको मेंस में लिखना है, और मेंस में जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, चीजें आप राइटिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जरूरी थोड़ी है कि आप जो क्वेश्चंस रट कर जाओ वही आपके एग्जाम में आ जाए। मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको टीचर्स ने कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, दे दिए, या आपने कहीं बुक से कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो जरूरी है क्या वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसके आंसर रट कर जाओगे और लिख कर चले आओगे? ये कोई आप छोटे बच्चों का क्लास 8th 10th का क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करने जा रहे हो ना, आप जो है यहाँ पर अच्छे से करने जा रहे हो। तो उसके लिए पहली बात तो आपका ग्रामर भी बहुत अच्छे से आपका ग्रामर पोर्शन भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आपने अगर कोई चीज, मान लीजिए स्पेसिफिकली आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, वो आपके एग्जाम में आ गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उसका आंसर खुद से बिल्ड कर पाएंगे, ठीक। तो ये क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आइए। और ये फ्री विल आपकी, कि आप पढ़ोगे तो आपकी लाइफ कैसे होगी आपको पता है, और नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ कैसे होगी। तो दोनों चीज आपके पास फ्री विल है, आप जो चूज करोगे। अगर आप पढ़ाई चूज करोगे तो आपको अच्छी सी जॉब मिलेगी, एक अच्छी लग्जरी लाइफ होगी, आपका स्टेटस होगा, आपका ऑनर होगा। और अगर नहीं पढ़ोगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो आपके पास फ्री विल है, अगर आपके पास चीजें होंगी, अगर आपके पास चीजें नहीं होंगी, तो दोनों ही केसेस में ईश्वर को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि ईश्वर आपको मौके देता है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। अगर आप इस मौके को ना बनाओ तो इसमें ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं। ओबीडियंस की बात की गई है, द नेचर ऑफ इविल की बात की गई है, एंड रिडम्पशन की बात की गई है, कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके ईसा मसीह हैं वो आकर क्या करते हैं, इनकी जो गलतियां हैं, इनके जो इविल हैं, इनके जो पाप हैं, जो इन्होंने अवज्ञा की थी, डिसओबीडियंस किया था, उससे क्या करते हैं, रिडम्पशन दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट जरूर याद रखेगा। एंड इन्होंने जो है पैराडाइज रीगेन फिर उसके बाद लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट के बाद। और पैराडाइज रीगेन क्या है, पैराडाइज रीगेन है 1671 में है, ये सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का। ये फोकस करता है क्राइस्ट टेम्पटेशन इन द वाइल्डनेस, ठीक। ये क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट आते हैं उस पर दिखाया गया है इसमें। ये और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, ये सिंपलर इन स्टाइल है, इसकी स्टाइल बहुत ही सिंपल है, और जो है बहुत ही शॉर्ट है। ये केवल और केवल 4 बुक्स में है। और ये क्या है, स्पिरिचुअल जो ट्रैम्प है आपका, उस पर क्या करता है, फोकस करता है। तो ये आपको पैराडाइज रीगेन के बारे में है। बाकी आपको डिटेल में नहीं जाना है। बाकी जब भी मैं टीजीटी का बैच आपको कवर कराऊंगी, या फिर जब भी मैं आपको पीजीटी पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको यहाँ पर पूरा पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, दोनों को बहुत डिटेल में जो है वो आपको कराने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो जितनी ज़रूरत है उतना हम पढ़ ले रहे हैं। आगे बात करें अगर सैमसन एगोनिस्ट की, तो जो सैमसन एगोनिस्ट है, इससे भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सैमसन एगोनिस्ट है वो क्या है,
1671 में है और ये एक ट्रेजिक ड्रामा है। क्या है? ट्रेजिक ड्रामा है जो कि बेस्ड है बिब्लिकल स्टोरी ऑफ सैमसन, ठीक, इस पे बेस्ड है। एंड ऑफन सीन और रिफ्लेक्शन ऑफ मिल्टन्स ओन सफरिंग एंड परसिवरेंस। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये जो कैरेक्टर है ये भी जो है क्या होता है, और यहाँ पर जो आपके मिल्टन है यहाँ पर दिखाया जाता है जैसे मिल्टन अपनी लाइफ में जो सफरिंग्स, जो चीज़ें फील कर रहे थे उसको इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने क्या है वहाँ पर थोड़ी सी प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो सैमसन अगेंस्ट आपका 1671 में है। अब यहाँ पर इनके डेथ की बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें तो 8 नवंबर 1674 को इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। आप देखो आप कैसे याद कर सकते हो, आप देखो 8 नवंबर को क्या हुई थी? इनकी डेथ हुई थी। एंड अगर बात करें तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। और ईयर तो खैर आपको पता ही है 1608 एंड 1674 है इनकी जो एज है। एंड टोटल 65 ईयर्स क्या है ये जिंदा रहे थे। एंड आपको देखो इधर 1 मंथ 1 प्लस करोगे तो 9 जो है आपका डेट आ जाएगा, 1 प्लस करोगे तो ये महीना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 1 प्लस करोगे तो ये डेट्स मिल जाएंगी और उसके बाद ये आपको डेट्स याद रखनी है, यानी कि ईयर याद रखना है 1608 एंड 1674, ठीक। अब यहाँ पर इनको बरी कहाँ किया गया था? तो सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट लंदन में क्या किया गया था? इनको बरी किया गया था। सेंट गाइल्स में इनको क्रिपल गेट में क्या किया गया था? बरी किया गया था। तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। बन हिल लंदन में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। आगे बात करते हैं कुछ लेगेसी के बारे में इनके देख लेते हैं। वाइल्डली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट आफ्टर शेक्सपियर, जो कि मैंने अभी यही कहा था कि विलियम शेक्सपियर के बाद इनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माना जाता है। तो ये एक लेगेसी है। एंड अगर बात करें इनकी लैंग्वेज की, इनके इंटेलेक्चुअल डेप्थ की एंड मॉरल सीरियसनेस की, तो इन्फ्लुएंस्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स, यानी इन्होंने बहुत सारे जो पोएट्स हैं उनको क्या किया है? इंस्पायर किया है। तो इनकी लैंग्वेज ने और इन्होंने जो डेप्थ दिखाई है, इनका जो सीरियसनेस था, मॉरल सीरियसनेस था, इससे बहुत सारे राइटर्स ने बहुत कुछ क्या किया है? गेन किया है। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हैं, विलियम ब्लैक हैं, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, टी.एस. इलियट हैं। इन सभी लोग, ये सभी लोग क्या हुए हैं? इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं। तो हमें भी इनकी लाइफ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हमें भी थोड़ा इंस्पायर होना चाहिए। हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, थोड़ा सा बुखार हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? अपने काम को टाल देते हैं कि आज तो हम नहीं पढ़ेंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मेरा यहाँ टाइम चला गया। सपोज दैट अगर हमारा 3 घंटे निकल जाता तो हम सोचते हैं अब चलो कल से पढ़ेंगे, अब आज का दिन तो गया ही है। बट आपका अप्रोच ये होना चाहिए बच्चा कि अगर 3 घंटे निकल गए हैं तो अगर मेरे पास 1-2 घंटे भी बच रहे हैं जिसे मैं बचा सकता हूँ, तो मैं उन 1-2 घंटों को भी बचा लेता हूँ। क्योंकि जब आप 1-2 घंटे अपने वेस्ट कर रहे हो ना, उस समय कोई बैठकर पढ़ाई कर रहा है, एंड डेफिनेटली जो बैठकर पढ़ाई कर रहा है वो आपसे आगे होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने आप में प्लस कर रहा है, कुछ ना कुछ गेन कर रहा है। इसीलिए हर एक सेकंड, हर एक मिनट बस एक चीज याद रखा करो कि भले मैं रेस में रुक सकता हूँ, लेकिन रेस मेरे लिए नहीं रुक जाएगी। रेस तो चल रही है, रेस दौड़ रही है, रेस में लोग दौड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, थक नहीं रहे, हार नहीं रहे, रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे रुकने से सभी लोग रुक जाएंगे और मेरा वेट करेंगे कि जब मैं चलूंगा, जब मैं पढ़ूंगा तभी जो है वो लोग भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, वो अपना काम करते जाएंगे, वो पढ़ते जाएंगे और इसी तरह से वो आगे निकल जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं एक रेस में हूँ। भले ही आप घर में हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि हर समय आप एक मैदान में हो, जिस मैदान में हमेशा रेस चल रही है। वो रेस कॉन्टिन्यूअसली आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक वो लगातार जारी है। और उस रेस में कुछ लोग थक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूअसली चलते जा रहे हैं। तो जो चलते जा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा ही समय दे रहे हैं लेकिन लगातार दे रहे हैं, तो डेफिनेटली सफलता उनकी निश्चित है। तो अपने अंदर ये क्वालिटी ले आइए कि आपके पास जितना टाइम मिलता है उतने को ही आप यूज करिए, बहुत ज्यादा के पीछे मत भागिए। क्योंकि जब आप थोड़े से शुरुआत करेंगे ना, तो आपको इतना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, इतना आपको अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे वो चीजें क्या है प्लस ही आपकी होती चली जाएंगी। आपका टाइम पीरियड प्लस होता जाएगा। एंड जहां ही आपने 1-2 मॉक टेस्ट सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, आपको लगा कि हाँ जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वो चीजें वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, मैं उनको सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आपका मोटिवेशन और हाई होगा और ज्यादा आप मेहनत करोगे। तो इसी तरह से आप भी जो है इनसे सीखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बुक्स को सिर्फ ऐसे बैरन लीव्स की तरह मत पढ़िए, उनसे लाइफ में कुछ लेसन लीजिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का काम कीजिए। अब अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो डिफेंडेड लिटरेरी, खैर ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, लेकिन देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसे मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत ही इपिक डिग्निटी में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने यूज़ किया है। ट्रूथ, कॉन्सिक्वेंस एंड लिबर्टी के बारे में उन्होंने, लिबर्टी का उन्होंने क्या किया है,
क्या बोलते हैं सम्मान किया है, उसकी रक्षा की है, एंड रिमेन अ पिलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, थियोलॉजी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के वो पिलर रहे हैं। तो बहुत ही इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पर कुछ मेजर वर्क की समरीज देख लेते हैं, जैसे कि आपको पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 में देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, एपिक पोइट्री है, और यहाँ पर इसके जो फॉल ऑफ मैन है, सैटर्न है, एडम है, ईव है, इनको दिखाया जाता है, ये इसकी थीम है। अगर बात करें इसका रिवाइज वर्जन आप मुझे बताइएगा, ठीक है, वो कब आया था, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है, ठीक है, दिस इज अ होमवर्क एंड आपको ये मुझे बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं एरियोपैगितिका की। तो जो एरियोपैगितिका है ये आपका 1644 में है। ये क्या है, एक प्रोज ऐसे है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की गई है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कौन से वर्क में बात की गई है, दिस इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, तो आप बताओगे क्या, एरियोपैगितिका 1644, ओके। और पैराडाइज रिगन की बात करें तो वो है आपका 1671। एपिक पोइट्री है ये एक, और यहाँ पर क्राइस्ट के टेम्पटेशन के बारे में दिखाया गया है। सैमसन अगेनिस्ट आपका 1671 में है। ये एक ड्रामेटिक पोम है जिसमें कि ट्रेजेडी ऑफ सैमसन दिखाई गई है कि किस तरह से जो है वो सैमसन की डेथ हो जाती है और उसकी ही जो वाइफ है वो ही उसको क्या करती है, चीट करती है। फिर बात करते हैं लिसिडस की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। 1637 में पैराडाइज नहीं, पास्टोरल एलेजी है, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था। तो ये कुछ इनके मेजर वर्क थे, बाकी और भी है, एल अलीग्रो एंड इल पेंसरोसो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है। आर्केड है, कॉमोस है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों क्या है, आर्केड एंड कॉमोस, इनके क्या है, मास्क हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो कि 25 दिसंबर 1629 को आया था, जस्ट 21 ईयर्स के एज में इन्होंने इसको कंपोज किया था। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले तो ये पूछा जा सकता है इनका पहला वर्क कौन है, या फिर पूछा जा सकता है कि 21 साल की उम्र में इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है, तो आपको बताना है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो इस तरह से चीजें जो है बिल्कुल आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। और एक और घटना आपको मैं बताऊं कि 1626 एक काफी इंपॉर्टेंट घटना है इनकी लाइफ की। 1626 में क्या है, इनको ना स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। एंड क्या हुआ था कि इनका आर्ग्यूमेंट हो गया था, इनके एक ट्यूटर विलियम चैपल से जो आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, इनको हटा दिया गया था, इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन हालांकि बाद में ये जब वहाँ से सस्पेंड कर दिया तो अपने घर वर आ गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएट्री लिखी थी। लेकिन इसके बाद क्या किया था, इन्होंने फिर से कम बैक कर लिया था, फिर से ये कैम्ब्रिज आ गए थे और उस समय इन्हें एक न्यू ट्यूटर जो है वो असाइन हुआ था। कौन, नैथानियल टोवे। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि किस टीचर किस ट्यूटर से आर्ग्यूमेंट के कारण, बहस के कारण इनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया था, तो विलियम चैपल के कारण। और कौन सा न्यू ट्यूटर इनको असाइन हुआ था, तो वो है नैथानियल टोवे। ठीक, ईयर की बात करें तो 1626 है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं। और आगे बात करते हैं, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ पॉलिटिकल सीन के बारे में। ठीक, अब हम यहाँ पर इनकी बायोग्राफी हमने क्या की है, कंप्लीट करी है। बायोग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें हमने देख ली, इनकी मैरिज देख ली है, और भी कब ब्लाइंड हुए थे, और कौन कौन से वर्क इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्या की है, कंप्लीट कर ली हैं, देख ली अच्छे से, पूरी बायोग्राफी कंप्लीट कर ली है। अब हम थोड़ा सा इनकी एज के बारे में देखेंगे कि आखिर उस समय एक्चुअली हो क्या रहा था। ठीक है, उस समय कौन सी चीजें जो हैं वो घटित हो रही थी। ठीक, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मिल्टन की जो डेथ है वो किस बीमारी के कारण हुई थी, तो वो उनको गाउट था, यानी कि गठिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। एंड आइए आगे देखते हैं। जॉन ड्राइडन का एक कमेंट है, जॉन ड्राइडन का, ठीक है, बहुत ही फेमस है, पूछा जा सकता है। तो ड्राइडन क्या बोलते हैं, ड्राइडन बोलते हैं दिस मैन, कौन, मिल्टन को उन्होंने बोला है दिस मैन, यानी कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट्स टू, यानी कि इस व्यक्ति ने सबको, हम लोगों को, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में है और जो हमारे पूर्व में थे उनको सभी को काट दिया है, सभी को कट कर दिया है। यानी कि सबसे बेहतरीन वर्क इस व्यक्ति ने किया है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटीज है। तो ये किसने कहा था, ड्राइडन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा क्या है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इनके एक और वर्क के बारे में पूछा जाता है, जो कि है 1670 में, क्या है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। क्या है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1671 में। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इनके पॉलिटिकल सीन के बारे में। तो पहले तो इनकी एज देख लेते हैं, जैसे कि आप प्यूरिटन एज बोलते हो या एज ऑफ मिल्टन बोलते हो, तो वो एक्चुअली क्या है, कौन सा टाइम पीरियड, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका 1625 से लेकर 1660 तक के पीरियड को क्या हम बोलते हैं, प्यूरिटन एज बोलते हैं या एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं। अब क्या है, इस अगर बात करें तो दिस पीरियड in English history was extremely turbulent and marked by civil war, revolution and major shift in government। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपको थोड़ा सा तो अंदेशा लग ही गया होगा जब मैं इनके
क्या बोलते हैं लाइफ के बारे में बात कर रही थी, इनकी बायोग्राफी के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि उस समय चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया गया था एंड ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में इनको सेक्रेटरी बना दिया गया था। इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल का सपोर्ट किया था। उसके बाद फिर से जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी तो फिर से इन्हें जेल में डाल दिया गया था, फिर से इन द सेंस उसी समय इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो इसका मतलब आपको थोड़ा तो समझ में आ गया था कि मिल्टन के टाइम पीरियड में कुछ तो टर्बुलेंट था, यानी कुछ तो उथापतल कुछ तो हो रहा था जिस वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है ना, इस समय का जो इतिहास का काल है, अंग्रेजी जो हिस्ट्री है, जो इंग्लिश हिस्ट्री है, इस समय इस काल में हो क्या रहा था कि ये बहुत ज्यादा उथल पुथल से, टर्बुलेंट से, एक्सट्रीमली टर्बुलेंट से, बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरा हुआ था। उस समय सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, और जो है क्रांति और जो मेजर शिफ्ट है वो गवर्नमेंट में मिल रहा था, यानी कि जो है जो सरकार है वो काफी बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। जैसे कि चार्ल्स फर्स्ट थी, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में क्या था, मोनार्की थी, राजतंत्र था, राजा का शासन था। तो वो मोनार्की क्या है थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों के प्यूरिटन्स जो है इनका क्या करते थे, विरोध करते थे, और उस वजह से बहुत भी रीजन थे, बहुत भी, जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो वहां पर आपको पता चलेगा सिविल वॉर का रीजन। और उसकी वजह से फिर लास्ट में मतलब बीच में आपको देखने के लिए मिलता है कि ओलिवर क्रॉमवेल की जो है वो गवर्नमेंट बन जाती है। ओलिवर क्रॉमवेल यानी कि ये हो जाता है। तो प्यूरिटेनिस्ट जो हैं, जो प्यूरिटन लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट को यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब ये फिर से रिस्टोर होती है, यानी कि चार्ल्स सेकंड इनका बेटा फिर से आता है, तो क्या होता है आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि बहुत सारा मेजर शिफ्टिंग था, मेजर चीजें क्या है, मेजर गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही थी। देन सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन द मोनार्की एंड पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, वजह क्या थी, सिविल वॉर की जो भी चीजें थी वो क्या थी कि कुछ लोग मोनार्की के सपोर्ट में थे, कुछ लोग चाहते थे कि राजा का शासन रहे, और कुछ लोग पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे, कुछ लोग तंत्र को यानी मोनार्की को खत्म करना चाहते थे। और वो कौन लोग थे जो पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे, वो थे प्यूरिटनिस्ट, यानी कि राउंड हेडेड, यानी कि जैसे कि आप मिल्टन को समझ सकते हो, जो आपके मिल्टन है वो प्यूरिटनिस्ट थे, यानी कि प्यूरिटन्स का सपोर्ट कर रहे थे, वो पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे। वो रॉयलिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और रॉयलिस्ट को जो रॉयलिस्ट है उन्हें कैवलियर भी बोला जाता है, ठीक। तो ये प्यूरिटन आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे मिल्टन। तो बिटवीन मेन जो आपका मोनार्की एंड पार्लियामेंट है, इसी के बीच में पूरा कॉन्फ्लिक्ट आपको इस एज में देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो आगे देखिए, हम चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि एक्चुअली उस समय में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या हो रहा था, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा देखते हैं तो मैं अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। हम चार्ल्स जो फर्स्ट है उसका रेन, ये उसका जो शासनकाल है वो देखते हैं। तो उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1625 से लेकर 1649 का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या है, वो आपका चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड रहा है, ठीक। अब आइए देखते हैं इस समय क्या क्या हुआ था। मैं एक गुड पानी पीती हूँ, तब तक आपको पता है ना आप क्या करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ही बेनिफिट है सब्सक्राइब करने में, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मिलती जाएंगी। अदरवाइज क्या होता है, हमारे सामने झटके से कोई चैनल आया, हमने उसको देख लिया, हमें उसका कंटेंट क्या अच्छा लगा, फिर हमने सोचा कि ये तो ना मुझे याद रहेगा, मैं जब भी जरूरत होगी देख लूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है वो दिमाग से स्किप हो जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब रखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप चीज़ों को अच्छे से देख पाओगे, पढ़ पाओगे, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक। और वैसे भी देखो, अगर मैं अपने चैनल के बारे में आपको बताऊँ तो 75% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते हैं, देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे जानते हैं क्या होगा, आप सब्सक्राइब करोगे तो इस फैमिली का एक पार्ट बन जाओगे। हम मुझसे जुड़े हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे जुड़े नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप मेरी फैमिली बन पाओगे, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि आप मेरी फैमिली का पार्ट हैं। जैसे कि अभी देखिए 38 आई थिंक लोग मुझसे जुड़े हैं, 38 सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत ही नया चैनल है और मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ आपके एग्जाम से पहले। और इसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल खुलकर बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो, तभी मुझे जो है मेरी वीडियोज़ पर इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स मिल रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मेरे हर वीडियोज़ में कॉमेंट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। एंड आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप भी कर लो, जो लोग बचे हो आप लोगों को भी कह रही हूँ कर लीजिए, क्योंकि मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन मेरा 100% आप तक पहुंच रहा है और आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये मुझे तभी तो पता चलेगा जब आप लाइक करोगे ना। नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे कैसे पीपीटी बनानी है, आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या नहीं अच्छी लग रही है। बस इसी वजह से कहा जाता है। आगे देखिए, चार्ल्स फर्स्ट बिकेम किंग इन 1625। चार्ल्स जो फर्स्ट हैं वो 1625 में क्या होते हैं, किंग बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जेम्स फर्स्ट, यानी कि अपने पिता जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद वो क्या होते हैं, किंग बनते हैं। कौन बनते हैं, चार्ल्स फर्स्ट बनते हैं। उसके बाद देखिए, बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी उनका मानना था कि राजा ही सब कुछ है, राजा के पास दैवीय अधिकार है, डिवाइन राइट है, यानी कि दैवीय अधिकार है, राजा जो कहेगा वही कटु सत्य होगा और उसी की बात को मानना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी मतलब ये नहीं है कि
जिसे बोलते हैं कि सबकी बात सुनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन रूल राजा का चलेगा, यानी कि किंग जो है उसी की सारी बात मानी जाने वाली है। तो चार्ल्स फर्स्ट का ऐसा बिलीव था, एंड दैट मोनार्क्स रूल्स बाय गॉड्स विल, यही वही इसी डिवाइन राइट्स के बारे में बता दिया गया है। एंड आर अबव पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट से वो उच्च है, पार्लियामेंट से ऊंचा है, और राजा ही है जो सब कुछ है, ठीक है। तो ये चार्ल्स फर्स्ट का मानना था। उसके बाद देखिए मैरिड अ कैथरीन क्वीन, इन्होंने एक कैथरीन क्वीन से हेरिनीटा से शादी की थी, हेरिटा मैरिया ऑफ फ्रांस से इन्होंने क्या की है, शादी की है, कॉजिंग टेंशन विद प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, ठीक, जो कि कारण बना था। उसके बाद अगर बात करें फ्रीक्वेंटली यहाँ पर कैथोलिक रानी जो थी हेनरिटा मारिया से उन्होंने शादी कर ली थी, और जिससे प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड के साथ तनाव जो है इनका क्या हो गया था, उत्पन्न हो गया था, तनाव का कारण बन गया था ये चीज़। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंटली डिसॉल्व पार्लियामेंट, इन्होंने कि बार बार डिसॉल्व मतलब क्या होता है, भंग करना, यानी कि इन्होंने पार्लियामेंट को क्या किया था, बार बार भंग किया था। रूलिंग विदाउट इट फ्रॉम 1629 टू 1640 कॉल्ड द पर्सनल रूल, यानी कि इन्होंने बार बार पार्लियामेंट को भंग करके क्या बोला, इन्होंने बोला कि 1629 से लेके 1640 तक मेरा शासन है, यानी कि इन्होंने 1640 तक खुद का शासन किया था, पार्लियामेंट को भंग कर दिया था, और इन्होंने बोला था ये मेरा पर्सनल रूल है, ये मेरा पर्सनल रूल है, यानी मैं राजा हूं, मैं जो कहूंगा वही सर्वोत्तम है, वही आपको करना पड़ेगा, ये मेरा व्यक्तिगत रूल है, ठीक है। फिर इन्होंने इनके जो की इश्यूज बने थे आगे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो बहुत सारा टर्बुलेंस का कारण बनेगा, वो क्या होगा कि इन्होंने हैवी टैक्सेशन लगा दिया था विदाउट पार्लियामेंट्री कंसेंट, यानी कि पार्लियामेंट से बिना पूछे हुए, क्योंकि भाई जब ये राजा है, इनके पास डिवाइन पावर है, तो इन्हें क्या ही जरूरत है पार्लियामेंट से पूछने की, पार्लियामेंट की ओपिनियन लेने की। तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया था, पार्लियामेंट का कोई भी कंसर्न नहीं लिया था, और इन्होंने क्या किया है, शिप्स पे, शिप मनी और इन चीज़ों पे क्या किया था, हर चीज़ पे इन्होंने क्या किया था, हैवी टैक्सेशन लगा दिया था, ठीक। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अटेम्प्ट टू इम्पोज एंग्लिकन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन प्यूरिटन्स एंड स्कॉट्स। अब क्या है, इन्होंने क्या किया है, प्यूरिटन्स और स्कॉट्स पर एंग्लिकन धार्मिक प्रथाओं को लागू करने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या है, एंग्लिकन जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, इन्होंने बोला कि आप इसको फॉलो करो, इसको जबरदस्ती इन्होंने लागू करने की कोशिश की है। ग्रोइंग प्यूरिटन अपोजिशन टू द मोनार्की, और इन्होंने राजशाही के प्रति जो प्यूरिटन का विरोध था वो क्या होता रहा था, ग्रो होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, यानी कि इस मोनार्की को बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे कौन, प्यूरिटन्स, यानी कि मिल्टन जैसे लोग जो कि प्यूरिटन फिलोसफी में विश्वास करते थे। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी जो राइटर होता है उसकी जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं उसके पीरियड, कहीं ना कहीं उसके कॉन्टेम्प्रेरी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, वहां पर क्या चल रहा है, कैसे वो वर्क लिख रहे हैं, वो सब आपको इनकी हिस्ट्री से, इन सारी चीजों से देखने के लिए मिलती है। इसीलिए जरूरी होता है कि हम उस टाइम पीरियड के थोड़ी सी पॉलिटिकल चीजों के बारे में भी जाने। अब आपके मेंस में ना ये सारी चीजें पढ़ने से इतनी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चल रहा था, क्या क्या चीजें हो रही थी, क्यों उनको बिहेडेड किया गया, क्यों फिर से ओलिवर क्रॉमवेल आए, क्यों फिर से मोनार्की रिस्टोर हो गई, मिल्टन क्यों सपोर्ट कर रहे थे या नहीं सपोर्ट कर रहे थे, क्या रीजन है, सब कुछ आपके माइंड में जब एक माइंड मैपिंग बन जाएगी और ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ना, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप डेफिनेटली उसको बता पाओगे। इसी वजह से मैं चीजें बस आपको, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि आप लोग जो है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मत पढ़िए, तो वही रूल मैं भी फॉलो करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि बस बायोग्राफी में 1 2 3 4 5 ऐसे 10 12 पॉइंट बना के एज टाइम पीरियड लिख करके ले गए और आपको बायोग्राफी बता दी। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करता है, सबका वे अलग है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपना 100% देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको बोलती हूँ कि आप मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, अपना 100% दो। तो उसी तरह मैं भी अपना 100% दे रही हूँ इन पीपीटीज को बनाने में, आपको चीजें डिलीवर करने में, पढ़ाने में, ताकि कुछ भी आपका ना छूटे और एकदम एक्सेस भी ना हो कि आपको आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो, ऐसा भी ना हो। तो इसीलिए बिल्कुल इस तरह से शॉर्ट में पढ़ाकर नहीं चली जाती हूँ, बहुत अच्छे से डेप्थ में एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीजें आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। इसीलिए बोलती हूँ कि अगर अच्छा लग रहा हो गाइस तो प्लीज लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ मुझे इसी वे में आगे बढ़ना है। अदरवाइज मुझे समझ में ही नहीं आएगा तो मैं भी उसी तरह से बस शॉर्ट में करा के चली जाऊंगी, मुझे लगेगा कि आपके लिए टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको लगता है कोई सजेशन है तो वो भी आप डाल दिया करो। मैं ये नहीं करती कि आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप लाइक ही करो, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज फील हो फ्रीली आप इसको वहां पर लिख सकते हो, ठीक। वो चीजें मुझे मतलब कि आगे एक गाइड करेंगी ना कि चीजें मैं आपके लिए बेहतर कैसे बना सकती हूँ, ठीक। आगे देखिए अगर बात करें इंग्लिश सिविल वॉर की, तो वो टाइम पीरियड आपका 1642 से लेकर 1649 तक का टाइम पीरियड है। अब 1640 तक तो आपने पीछे देखा ही कि उन्होंने अपना पर्सनल रूल चलाया था, ना ही कोई पार्लियामेंट की बात सुनी थी, ना ही कुछ किया था। उन्होंने बोला था जो मैं बोलूंगा वही सब कुछ है, चाहे टैक्सेशन लगाना हो, चाहे कोई रूल रिलीजियस रूल फॉलो करवाना हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जो मैं कहूंगा वही होने वाला है। अब इस समय क्या हुआ था, ब्रोकआउट हो गया था
किनके बीच में, ऑब्वियसली उन्हीं दो लोगों के बीच में होगा जिनके दो भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तो रॉयलिस्ट लोग हैं यानी कि जो कैवलियर्स हैं जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो लोग हैं। दूसरे जो है पार्लियामेंटेरियंस हैं यानी राउंड हेड्स हैं, जैसे जो लेड कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल थे और इनके सपोर्टर लोग थे, ये सपोर्ट कर रहे थे पार्लियामेंट्री रूल को एंड प्यूरिटन वैल्यूज को ये सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, तो ये दो लोगों में क्या हो गया था, बट गया था पूरा का पूरा और आपस में दोनों लोगों में बहुत ज्यादा मतभेद था। तो मिल्टन किस साइड थे आप बताओगे? इतनी कहानी बताने के बाद अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा तो कि मिल्टन किस साइड थे और क्यों थे। क्योंकि मिल्टन को नहीं चाहिए था कि जो राजा है वो क्या हो, वो डिवाइन पावर हो। राजा के अंदर डिवाइन पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब राजा के अंदर ईश्वर जैसी शक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको भी लोगों से एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। मिल्टन का सपोर्ट ये था कि आपको सबकी बातें सुननी चाहिए, पार्लियामेंट की सबकी बातें सुननी चाहिए और सबका जो कंसर्न है उस हिसाब से आपको रूल एंड रेगुलेशन ले आना चाहिए जो आपके राज्य के हित में हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। आगे देखिए सीरीज ऑफ बैटल, एडन हिल बैटल हुआ था, मैसूर हुआ था, मूर हुआ था सॉरी, एंड नीजबे हुआ था। हालांकि इसके आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट्री फोर्सेस वॉन हो जाती हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री जो फोर्सेस हैं यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट करने वाले लोग और ओलिवर क्रॉमवेल क्या करते हैं, जीत जाते हैं और थैंक्स लार्जली टू क्रॉमवेल्स न्यू मॉडल आर्मी। अब यहाँ पर क्या होता है 1649 से क्या होता है आपका, जो आप देखोगे जब ये चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया जाता है उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आ जाती है, ओलिवर क्रॉमवेल की आ जाती है और मिल्टन को क्या है गवर्नमेंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब एक्सकर्जन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि चार्ल्स फर्स्ट हम 1625 से देखिए लाइन से कैसे चीजों को पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से जेम्स फर्स्ट के बाद, जेम्स फर्स्ट के मरने के बाद उनका बेटा चार्ल्स फर्स्ट जो है वो गद्दी पे आता है। ठीक, और किस तरह से वो जो है चीजों को रूल करता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से प्यूरिटन्स और कैवलियर्स की तरफ से क्या है ब्रोकआउट होता है और उसके बाद कौन ओलिवर क्रॉमवेल जीत जाते हैं और कैसे फिर क्या है चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया जाता है। तो ये सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे सीक्वेंस में, इस एज में पूरा सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 1649 में हम चलते हैं, तो 1649 में क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट वाज ट्राइड एंड एक्सक्लूडेड फॉर ट्रीजन एंड रेडिकल एंड सॉरी थोड़ी आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, वो कभी कभी कुछ सेल करने वाले लोग नहीं आते, तो बस वही चीज है। ठीक, तो एक्सक्यूज करिएगा। तो आगे देखिए क्या है, यहाँ पर आपको अगर हम बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये टाइम पीरियड आपका एक्चुअली है क्या, ये टाइम पीरियड जो है वो चार्ल्स फर्स्ट का एक्सकर्जन का टाइम पीरियड है और इस समय में चार्ल्स फर्स्ट पर जो है वो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। किसका? राजद्रोह का मुकदमा जो है वो चलाया गया था और उनको क्या है फांसी दे दी गई थी। ठीक, अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहास में एक क्रांतिकारी और अभूतपूर्व ये घटना थी। कैसी? अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था ये इन इंग्लिश एंड यूरोपियन हिस्ट्री में कि पब्लिकली किसी राजा को बिहेडेड किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी घटना तो है ही भाई। राजा को पब्लिकली उसको फांसी दे दी जा रही है, उसका गला काट दिया जा रहा है। तो फांसी नहीं दी गई थी, एक्चुअली बिहेडेड किया गया था, यानी कि सर धड़ से अलग किया गया था। तो ये चीज हुआ था यहाँ पर 1649 में। उसके बाद अगर मिल्टन्स रोल की बात करें तो ही डिफेंस द एक्सक्यूज इन हिज ट्रैक्ट द, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट 1649 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये रेजिसाइड हुआ था यानी ये जो राजा की हत्या हुई थी चार्ल्स फर्स्ट जो बिहेडेड किया गया था उसका इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था और इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था कि आर्ग्यूइंग दैट अ रूलर हु एक्ट्स अगेंस्ट द पीपल मे बी लॉफुली रिमूव्ड। यानी कि क्या है, इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था कि जो भी राजा है, ठीक, अगर वो लोगों के खिलाफ अगर गलत काम कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कानूनी रूप से हटा देना चाहिए। ठीक, कानूनी रूप से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका जो है वो रोल था मिल्टन का इस टाइम पीरियड में। इन्होंने फांसी का बचाव करते हुए कहा था, डिफेंस किया था इन्होंने कहा था कि मतलब लॉफुली जो है रिमूव करना चाहिए। आगे देखिए कॉमनवेल्थ एंड क्रॉमवेल्स रूल की बात करें तो क्या है, अब भैया किसका टाइम पीरियड आ जाता है, अब टाइम पीरियड आ जाता है 1649 से लेकर 1660 तक का जो टाइम पीरियड था वो आपका ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब ओलिवर क्रॉमवेल की देख लेते हैं क्या नीति थी, किस तरह से चीजें चल रही थी। ठीक है, अब आइए उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉमनवेल्थ जिसे आप राष्ट्रमंडल बोलते हो वो आपका 1649 से लेकर 1653 तक के टाइम पीरियड तक था। एंड इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, इंग्लैंड को इस टाइम पीरियड में क्या रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र घोषित कर दिया गया था विथ नो मोनार्की ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि ना ही कोई मोनार्की होगी ना ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गणतंत्र होगा। तो उस समय टाइम पीरियड के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए इंग्लैंड को, जैसे कि हमारा इंडिया रिपब्लिक है, रिपब्लिक भारत हम बोलते हैं ना,
गणतंत्र इंडिया। तो उसी तरह से कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या किया गया था, इंग्लैंड को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था एंड गवर्न बाय द रैम्प पार्लियामेंट एंड लेटर बाय द ओलिवर क्रॉमवेल एज अ लॉर्ड प्रोटेक्टर। लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में ओलिवर क्रॉमवेल को क्या है ओलिवर क्रॉमवेल आए थे। एंड क्रॉमवेल के अगर बात करें आगे देखिए 1653 से 1658 तक के टाइम पीरियड को, यानी इस टाइम पीरियड में जो आपका है वो कोई मोनार्क नहीं था, जो कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड था, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या है, गणतंत्र था, पार्लियामेंट जो है वो रूल कर रही थी, पार्लियामेंट का नियम कानून सब कुछ चलता था। लेकिन उसके बाद जब ओलिवर क्रॉमवेल आए थे उसके बाद आइए देखते हैं क्या होता है। क्रॉमवेल ने एक लिखित संविधान जो है जिसे बोलते हैं सरकार का साधन, ठीक, यानी कि मिलिट्री डिक्टेटर अंडर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लिखित जो है संविधान के तहत एक सैन्य तानाशाह के रूप में उन्होंने शासन किया था। वो भी तानाशाही थे भाई, तो उन्होंने क्या है इंस्ट्रूमेंटल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सैन्य तानाशाह के रूप में उन्होंने क्या किया, शासन किया, मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में उन्होंने शासन किया एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में। उसके बाद देखिए प्रोमोटेड प्यूरिटन मोरालिटीज एंड डिसिप्लिन। उन्होंने ऑब्वियसली प्यूरिटन्स के सपोर्टर थे ये लोग, तो ये प्यूरिटन जो भी मोरालिटी थी या जो भी डिसिप्लिन था उन चीज़ों को क्या है इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक। उस सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था, थिएटर्स को क्लोज कर दिया था। इनके हिसाब से इनका ये मानना था कि थिएटर्स में जो है वो चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं, तो और भी इन्होंने क्या किया था, इन चीज़ों को बैन कर दिया था, जुए को बैन कर दिया था, डांसिंग को बैन कर दिया था, कि जो उत्सव मनाए जाते हैं वो नहीं मनाया जाता। इनका कहना था, ये लोग जो प्यूरिटन थे यही कहते थे कि लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं मिली हुई है, लाइफ एक काम करने के लिए मिली हुई है। आप इस पृथ्वी पर आए हो, आपका कुछ काम है, किसी उद्देश्य से आप आए हुए हो, तो आपको वो काम करने में अपना टाइम लगाना चाहिए, ना कि हर टाइम आप क्या करते रहो, सेलिब्रेट करते रहो। तो इन्होंने उन चीज़ों को क्या किया था, बंद करवा दिया गया था। डांसिंग को आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हो, गैम्बलिंग को बंद कर दिया था, थिएटर्स को इन्होंने बैन करवा दिया था। तो इन सारी चीज़ों पर इन्होंने सख्त जो है वो रूल ला दिया था। इम्पोज स्ट्रिक्ट रिलीजियस कंट्रोल बट सपोर्ट some degrees of religious tolerance except Catholics। मिल्टन पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो तो आपको मैंने बताया ही है कि वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक, ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पीरियड में, तो ये चीज़ आपको पता है। प्लस आपको ये पता चल गई कि जब ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम पीरियड आया था तो कैसे चीज़ें रूल हो रही थी, क्या क्या चीज़ें आ रही थी, कौन से नियम आ रहे थे। इन लोगों का मतलब ये था कि भैया आप अपना काम धाम करिए, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो क्या बोलते हैं मनोरंजन और इन चीज़ों पे बढ़ावा नहीं देना है, आप एक डिसिप्लिन में आपको रहना चाहिए, ये इन लोगों का कहना था। अब हम आते हैं रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की पे, यानी कि जो है जब ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है, ठीक, 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है। अब कौन आएगा, ऑब्वियसली उनका बेटा आएगा। तो जो उनका बेटा था रिचर्ड क्रॉमवेल, वो क्या था, वो उस पावर को मेनटेन करने में असफल रहा, फेल्ड रहा, वो उस पावर को मेनटेन नहीं कर पाया। यानी कि क्या हुआ, जो पिता से मिली हुई जो पावर थी उसको वो आगे नहीं लेकर चल पाया, और इस वजह से क्या है लोगों ने आमंत्रित किया, इन्विटेशन दिया कि इसको चार्ल्स सेकंड को कि आप आइए और आप संभालिए। तो फिर 1660 में क्या हुआ था, मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई थी, यानी कि जो राज शासन था वो फिर से रिस्टोर हो गया था। चार्ल्स सेकंड जो कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था वो क्या हो गया था, आ गया था, जिसे कि एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, उसे फिर से बुला लिया गया और वो फिर से क्या करने, शासन करने के लिए आ गया था। यानी कि फिर से क्या है मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। एंड मिल्टन वाज ब्रीफली इम्प्रिजन्ड, एंड मिल्टन को क्या किया गया था, कुछ समय पीरियड के लिए क्या किया गया था, इनको जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था। एंड वेंट इनटू हाइडिंग बट लेटर पार्डन्ड, यानी कि कुछ समय के लिए वो छुपे थे, फिर उनको जेल में बंद कर दिया गया था, लास्ट में उनको क्या कर दिया गया था, क्षमा प्रदान कर दी गई थी, ठीक। तो ये ऑल अबाउट आपको पूरा 1625 से लेकर के 1625 से लेकर के आई होप आपको 1660 तक का जो टाइम पीरियड है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी लूप होल नहीं है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है कि आप पूरा इतिहास को कनेक्ट ना कर पाओ, पूरा समझ ना पाओ, ठीक है। वैसे तो हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी जो सीरीज हमने स्टार्ट की है 4, मुझे पहले अभी उनको ही कंप्लीट करना है, हर तरफ हाथ पैर नहीं मारना है, ताकि जो बच्चा जिस चीज़ को देखना चाह रहा है उसको उसका पूरा लाभ मिल पाए। तो बस यही मेरा कंसर्न है, और इसी वजह से मैं जो है पहले कंप्लीट करती चलूंगी, फिर आगे एक एक चीज़ करके धीरे धीरे बढ़ाऊंगी और सब कुछ आपको दूंगी, लेकिन बारी बारी से। तो यही चीज़ है, आपको ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से क्या शासन चेंज हुआ, कैसे कैसे पॉलिटिकल चीज़ें हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा मिल्टन के लिटरेरी कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या उनका लिटरेरी कैरियर था, उनकी एज प्यूरिटन एज बोलते हैं या फिर एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं कहीं देखोगे कि दिस पीरियड जो है वो 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। एंड आपका 1625 से 1660 तक का जो टाइम पीरियड है उसे क्या बोलते हैं, 17th सेंचुरी बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि 16 चल रहा है, फिर इसे 17 कैसे बोलेंगे, तो इसको हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि जब 1425 है या 1473 है, इसको हम 15th सेंचुरी कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, या फिर अगर 1326 है तो इसको हम 14th सेंचुरी क्यों बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैं कभी आपको बताऊंगी, ठीक। ऑल्सो नोन एज द कॉमनवेल्थ पीरियड, इसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से भी जानते हैं, स्पेशली जो 1649 से लेकर के
1660 तक का टाइम पीरियड है, यानी कि जब जो चार्ल्स फर्स्ट है वो इस टाइम भी हेडेड हो गया था, तो उसके बाद से लेकर जो ओलिवर क्रॉमवेल तक का पूरा पीरियड है, 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल मरा था, उसके बाद उसका बेटा था। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम को क्या बोलते हैं, इस टाइम को ओलिवर कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं, व्हेन द मोनार्की वाज, यानी कि ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है कि किसके अंडर में थी, ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में थी, तो इसको ये पीरियड बोलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे इसको क्या होगा, इसे प्यूरिटन एज बोलते हैं, इसे एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं, इसे 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, एंड इसे कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं। तो इतने नाम से है ये जाना जाता है। ये चीज़ें तो मैंने आई होप आपको बता दी है। तो ये स्लाइड हमने कंप्लीट कर ली है ऑलरेडी। अब आइए हम यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं मिल्टन के। तो मिल्टन जो है वो ना कि सिर्फ आपका एज ऑफ मिल्टन या प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं, बल्कि जो आपके मिल्टन है वो आपके रेनेसा टाइम पीरियड से भी बिलोंग करते हैं। क्योंकि मिल्टन का जन्म कब हुआ था ये तो आपने देखा ही है, तो वो चीज़ देख लीजिए, वो टाइम पीरियड, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्लेंडेड यहाँ पर आपको रेनेसा ह्यूमनिज्म विद प्यूरिटन थियोलॉजी जो है वो उसकी ब्लेंडिंग आपको मिल्टन के वर्क्स में देखने के लिए मिलती है। यानी कि जो पुनर्जागरण मानवतावाद है वो प्यूरिटन धर्मशास्त्र के साथ क्या है, मिल्टन ने मिश्रित किया है, मिलाया है, उसकी ब्लेंडिंग करके चीज़ें दिखाई हैं। और उसके बाद रोट इन प्रोज एंड पोएट्री एट हाईएस्ट लेवल, यानी कि उन्होंने प्रोज भी हाईएस्ट लेवल पर और पोइट्री भी वर्क भी उनके बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे थे। उन्होंने इस तरह से काम किया है। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को क्रिएट किया है, यानी कि ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट को क्या बोला जाता है, द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट एपिक है वो। एपिक क्या है, महाकाव्य, यानी कि जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। डिफेंडेड लिटरेरी लिबर्टी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिपब्लिकनिज्म, यानी कि उन्होंने क्या है, उन्होंने जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बात की है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उन्होंने किस वर्क में बात की आपने ये बताएंगे आप, ये आपका होमवर्क है एंड आप ज़रूर से मुझे बताएंगे, क्योंकि भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा कर आई हूँ पूरा अच्छे से। तो आप मुझे बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उन्होंने अपने किस वर्क में बात की है, ठीक। और उन्होंने गणतंत्रवाद का भी क्या किया है, रक्षा की है, उसका भी बचाव किया है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और इन्होंने अगर बात करें इनके जॉनरा की कि किस किस जॉनरा में इन्होंने अपनी राइटिंग लिखी है प्यूरिटन एज में, तो ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रोज भी इन्होंने लिखे हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, इनका आपको एरियोपैगेटिका देखने के लिए मिलता है, ठीक। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर ही इस स्लाइड में है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। धार्मिक एंड पॉलिटिकल जो ग्रंथ है, यानी कि गद्य प्राय उपदेशात्मक, विवादात्मक और सुधारवादी होता था इनका, यानी डाइडैक्टिक मतलब उपदेश देने वाला, उपदेशात्मक। पॉलेमिकल मीन्स होता है विवादात्मक, एंड रिफॉर्मिस्ट यानी कि सुधारवादी। इनका जो वर्क है, इनका जो प्रोज वर्क है वो हुआ करता था, यानी ये क्या रिफॉर्म करना चाहिए इस पे भी जोर देते थे, क्या उपदेश है इस पे भी, एंड विवादों पर भी, इन चीज़ों पे भी वो क्या करते थे, फोकस करते थे। और इस तरह से इन्होंने अपनी प्रोज राइटिंग की थी। उसके बाद एम्ड एट डिफेंसिंग और अटैकिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मिल्टन वॉज अ लीडिंग प्रोज राइटर एंड अ पैम्फलेटर, यानी कि मिल्टन ने जो है वो प्रोज वर्क भी लिखे हैं, तो वो एक प्रोज राइटर भी थे, एंड उन्होंने पैम्फलेट भी लिखे हैं, तो पैम्फलेटर भी थे, ठीक। तो यानी कि धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं का बचाव या फिर उन पर हमला करने के उद्देश्य से उन्होंने चीज़ें क्या लिखी हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो रिलीजियस या पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं है उस पर उन्होंने अटैक किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें पसंद है उसका उन्होंने डिफेंस भी किया है, यानी उसका बचाव भी किया है उन्होंने। और ये एक बहुत अच्छे प्रोज राइटर भी रहे हैं, पैम्फलेटर भी रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पोएट्री भी लिखी है, एपिक भी लिखी है, हालांकि एपिक उसी के अंदर आता है पोएट्री के। उसके बाद एग्जांपल आपका एरियोपैगेटिका है 1644, ठीक है। उसके बाद इपिक के बारे में जैसे मैं बात करी थी, क्लासिकल इपिक इन्होंने लिखा ही है, उसमें उन्होंने किसका यूज़ किया है, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। एंड ब्लैंक वर्स तो आपको पता ही है क्या है, ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक। अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर यानी यहाँ पर मीटर तो यूज़ होता है लेकिन राइम्स नहीं यूज़ होती हैं, इसीलिए यहाँ पर अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। टू गिव इट ग्रैंडियोल एंड सीरियसनेस दिखाने के लिए इन्होंने इस फॉर्म का ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है अपने पैराडाइज लॉस्ट में। जो है इन्होंने किसको मॉडल बनाया है, तो होमर एंड वर्जिल के वर्क को इन्होंने क्या है पैराडाइज लॉस्ट के लिए अपना क्या है मॉडल बनाया है, इसीलिए इन्होंने लास्ट में क्या है 12th बुक में कर दिया था उसको। उसके बाद एलिगोरिकल ड्रामा एंड पास्टोरल पोएट्री भी इनके देखने के लिए मिलती है। जैसे जो आपके मिल्टन है उन्होंने मास्क भी लिखा है, पास्टोरल एलिजीज भी उन्होंने लिखी है, उन्होंने क्लासिकल ट्रेजेडीज भी लिखी हैं। जैसे कि देखिए मास्क में उनको आपका कॉमर्स मिल जाता है एंड आर्केड्स भी मिल जाता है, लिसिदास मिल जाता है, पास्टोरल एलिजी जो कि उन्होंने एडवर्ड के डेथ पर लिखी थी, अपने फ्रेंड एडवर्ड के डेथ पर लिखी थी। उसके बाद देखिए सैमसन एगोनिस्ट है, ट्रेजिक ड्रामा है, ठीक। इसके बारे में उन्होंने कुछ अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में भी दिखाया है। तो ये था ऑल अबाउट आपका क्या पूरा का पूरा मिल्टन के बारे में। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आ सकता है, जो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आपको पूरी बायोग्राफी बताई है, पूरी पॉलिटिकल एज आपके साथ डिस्कस की है,
उनकी क्वालिटीज़ बताई है, क्या क्या कमी है, मिल्टन ने अपना कहाँ कहाँ योगदान दिया है, क्या कैसे किया है, सब कुछ डिटेल में बताया है। और अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा है तो मुझे लगता है कि आपको अपनी तरफ से मुझे इतना मोटिवेशन तो देना ही चाहिए। मैं आपके लिए हर समय मोटिवेशन देती हूँ, कोशिश करती हूँ आपका ज़्यादा टाइम भी ना लूँ, जैसे कि आपका एक एक मिनट आपको वसूल कर दूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर आपने मेरी 50 मिनट की वीडियो देखी है तो उसमें से आपको जो है पूरा जो है 45 मिनट्स एटलीस्ट आपको मिले। ठीक 5 मिनट की मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ और उसमें भी मैं कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बात करती हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, आप पढ़ाई कर सको, आप एक डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई कर सको। तो इसीलिए जो है मैं आपको बात करती हूँ, तो आपको हर चीज़ देती हूँ। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन, बिना डिसिप्लिन के तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। तो लाइक मी एंड थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और मेहनत से काम करिएगा। मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप एक रेस में हैं। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते तब तक आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। आपको इस बात से एग्ज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप थक गए, आप रुक गए, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा, रिजल्ट उसी तरह से अनाउंस होगा, लोग उसी तरह से पढ़ेंगे। आपको बस अपने आप को उस रेस में बनाए रखने के लिए हर दम मेहनत करते रहनी है। और अगर आप हर दम मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप ज़रूर जीतोगे। तो थैंक यू सो मच। Bye bye and take care.